Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th chapter 3 genetics lecture 2. लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल्स में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जब किसी एक कैरेक्टर को लेकर हेरिडिटी क्रॉस कराया जाता है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद में उनको जो F1 जनरेशन मिली थी उसमें सारे टॉल प्लांट यानी कि लंबे पौधे उनको मिले थे। और जो F2 जनरेशन मिली थी, F2 जनरेशन में उनको 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट, मतलब कि 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा उनको मिला था। ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इसके बाद उन्होंने 2 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये चीज़ बताई गई कि F1 जनरेशन में ओनली फॉर एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होते हैं, और जिस पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जिनके दूसरे पेरेंट्स के कैरेक्टर छिप जाते हैं उनको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। और दूसरा जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि F1 जनरेशन में भले ही लंबे यानी कि टॉल प्लांट हुए थे, लेकिन उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर थे, मतलब जीन दोनों प्लांट के थे। टॉल प्लांट के भी जीन थे और ड्वार्फ प्लांट के भी जीन थे, जो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग हो गए, और उन्होंने 3 लंबे पौधों को और एक ड्वार्फ प्लांट यानी कि बौने पौधों को पैदा किया था। तो ये था सेकंड लॉ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो उनके इस एक्सपेरिमेंट में कुछ वर्ड्स जो यूज़ किए गए थे उनसे रिलेटेड वो टर्म्स थी। ये रही टर्म्स में हमने जीन टर्म्स को देख लिया था, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर वर्ड को यूज़ किया था। सेकंड एलील थी, वो भी हमने देख ली थी। अब वर्ड आता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये 2 वर्ड क्या है? पहले बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस कंडीशन उसको कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में उसके आइडेंटिकल एलील दोनों जीन्स जो है एक जैसे हो तो उसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, जो प्योर कंडीशन कहलाती है। जैसे कि प्योर जो टॉल प्लांट थे उनमें कैपिटल टी दोनों एक जैसे जीन्स थे, और जो ड्वार्फ प्लांट थे उसके अंदर स्मॉल टी दोनों एक जैसे जीन थे। अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों जीन एक जैसे हो वो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। सेकंड इसका अपोजिट आता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हमने अभी मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि पेरेंट्स जनरेशन में तो दोनों के अंदर एक जैसे जीन्स थे, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, लेकिन F1 जनरेशन आई थी उसमें प्लांट टॉल थे लेकिन उसके अंदर जीन जो थे अलग अलग थे, एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था। कि अगर किसी इंडिविजुअल में उसके एलील का स्ट्रक्चर ऐसा हो, दोनों जीन अलग अलग हो, तो वो कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, पेयर इज हेटेरोजाइगस फॉर हाइट। वापस एक बार मैं डिस्कस कर दूँ, होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों जीन एक जैसी कंडीशन लिए हुए हो, जबकि हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कि जो जीन स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कहीं पे आपको अलग अलग दिखाई दे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। थर्ड इसका जो टॉपिक आता है वो आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? अगर किसी प्लांट में आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहर से देखने पे वो कैसे दिख रहे थे, वो स्ट्रक्चर कहलाता है फिनोटाइप। जैसे कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। मेंडल ने जो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें F1 जनरेशन में तो ओनली फॉर उसको लंबे पौधे यानी कि टॉल प्लांट मिले थे, लेकिन F2 जनरेशन में उनको 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट मिला था।
तो जो बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो बाहर के स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं, उसी को उसका फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन जो जीन का स्ट्रक्चर होता है उसको उसका जीनोटाइप कहते हैं। हम पहले बात करें फिनोटाइप की, तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें उसका ये फिनोटाइप था कि F2 जनरेशन में 3 लंबे पौधे, 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। तो जो हमको बाहर से दिखाई दे वो उसका फिनोटाइप, लेकिन जो हमें जीन का स्ट्रक्चर दिखाई दे वो उसका जीनो। नेक्स्ट टर्म आती है जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या था, जीन का स्ट्रक्चर। जैसे कि लंबे पौधे 2 टाइप के थे, एक ऐसे जिसमें दोनों जीन कैपिटल टी थे, वो भी लंबे थे। एक जिसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था, वो भी लंबा प्लांट था। तो इस टाइप से जीनोटाइप भी हमारे सामने आ जाता है कि प्योर होमोजाइगस टॉल कौन से थे, कैपिटल टी और इम्प्योर हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप मतलब प्लांट का जीन स्ट्रक्चर, फिनोटाइप मतलब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा है। डोमिनेंट कैरेक्टर वे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अपोजिट रिसेसिव कैरेक्टर वे होते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को नहीं दिखा पाते, एक्सप्रेस नहीं हो पाते। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि अगर एक कैरेक्टर को लेकर ही, सिंगल पेयर ऑफ एलील एक कैरेक्टर को लेकर ही कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 कैरेक्टर्स मोर देन 1 2 कैरेक्टर्स को लेकर कोई क्रॉस किया जाता है तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि 2 कैरेक्टर्स को लेके किया जाता है। 3 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस किया जाए तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोर देन 3 कैरेक्टर्स को लेके अगर हेरिडिटी क्रॉस किए जाते हैं तो उसको ट्राई पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस ये क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम इससे आगे के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने आता है ये जनरेशन का, जैसे कि पेरेंटल जनरेशन वो होती है प्लांट विच आर क्रॉस्ड टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। सबसे पहली बार जिन प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है वो पी जनरेशन कहलाती है। और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल और पेरेंट। कि पेरेंट का क्रॉस कराने के बाद जो चीज़ मिलती है वो F1 जनरेशन कहलाती है। और F1 जनरेशन का क्रॉस कराने के बाद जो अगली जनरेशन आती है उसको कहते हैं F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड डाईहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने जो कराया था उसके ज़रिए हमको जो रेशियो मिला उसको मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था उसके ज़रिए हमको जो रेशियो मिला उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बच्चों आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लिया है, लेकिन उससे रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन थी उसमें उसका फिनोटाइप क्या था या जीनोटाइप क्या था। याद रखना पड़ेगा कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसका फिनोटाइप रेशियो जो था 3:1 था। मतलब कि दिखने में फिनोटाइप क्या होता है, वो कैरेक्टर जो हमको दिखाई देते हैं कि फिनोटाइप 3:1 था। मतलब 3 प्लांट टॉल थे और 1 ड्वार्फ थे, मतलब 3 लंबे थे, 1 बौना था। तो 3:1 उसका फिनोटाइप था। लेकिन अगर हम उनके जीन के स्ट्रक्चर को देखें तो जीन के स्ट्रक्चर में एक प्लांट ऐसा था जिसमें दोनों जीन कैपिटल टी, एक प्लांट ऐसा था जिसमें दोनों जीन स्मॉल टी, और 2 प्लांट ऐसे थे जिसके अंदर जीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थे। तो उसका अगर जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप आता है 1:2:1। याद रखना पड़ेगा आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप 3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:1 है।
नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस कोई भी क्रॉस कराया जाए और उसमें जो F1 जनरेशन आती है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जनरेशन को किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा दिया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। पेरेंट्स मतलब कि पेरेंट्स कौन से थे कि दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी। याद रखना, बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 जनरेशन के प्लांट को वापस उनकी पेरेंट जनरेशन के साथ क्रॉस करा दे तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या है? यदि F1 जनरेशन के जो प्लांट है उनको डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? टॉलनेस। तो डोमिनेंट पेरेंट थे जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी मौजूद थे कि F1 जनरेशन के प्लांट को यदि डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको आउट क्रॉस कहते हैं। उसी तरीके से अगर F1 जनरेशन के प्लांट को रिसेसिव कैरेक्टर वाले जैसे कि स्मॉल टी से क्रॉस कराएं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बैक क्रॉस मतलब F1 जनरेशन का उनकी पिछली जनरेशन के साथ क्रॉस कराना। अगर डोमिनेंट के साथ कराते हैं तो आउट क्रॉस और रिसेसिव के साथ कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। क्या है ज़रा हम देख लें। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपके कि आउट क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट यानी कि कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराए तो उसको आउट क्रॉस कहते हैं। जो हमको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये F1 जनरेशन है जिसके कैपिटल टी स्मॉल टी हैं जीन्स और उनके डोमिनेंट पेरेंट के साथ जिसके कैपिटल टी जीन्स है, उनके साथ क्रॉस कराते तो सबसे पहले उनके गैमेट्स बनते हैं। ये इसका एक गैमेट कैपिटल टी, एक दूसरा गैमेट स्मॉल टी, और इसके दोनों गैमेट कैपिटल टी बनेंगे। तो इनका जब क्रॉस कराते हैं तो आपको 100% टॉल प्लांट मिलते हैं। लेकिन 100% टॉल प्लांट में से एक फिनोटाइप की बात करें तो 100% टॉल प्लांट। फिनोटाइप क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जो दिखने में हमको पता चलते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसका होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। हमको दिखने में सारे लंबे पौधे मिलते हैं, लेकिन अगर उनका जीनोटाइप रेशियो देखें तो आधे टॉल प्लांट तो आपको प्योर टॉल प्लांट मिलेंगे जिनके अंदर दोनों जीन कैपिटल टी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉल प्लांट मिलेंगे, आधे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी होगा। मतलब कि आपको 50% होमोजाइगस टॉल एंड 50% हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिलेंगे। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मैंने अभी आपको बताया था। होमोजाइगस जिसमें दोनों जीन्स एक जैसे, हेटेरोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों जीन्स अलग अलग हो। टेस्ट क्रॉस ये तो था आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या था? F1 जनरेशन का किसके साथ क्रॉस होता था? डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ। जबकि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाए रिसेसिव पेरेंट्स के साथ तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो मिलता है वो भी 1:1 होता है। मतलब कि 50% हेटेरोजाइगस टॉल एंड 50% होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने किया कि F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी थी, उसका ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया तो इनके गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। और ये जब गैमेट्स बन गए तो गैमेट्स बनने के बाद जब इनका F2 जनरेशन आई तो F2 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन ये कि उसकी जो क्रॉस कराया उसके बाद उसकी जो जनरेशन बनी उसमें सारे एक नहीं 50% आपको टॉल मिले, 50% आपको ड्वार्फ मिले। कि 50% ऐसे प्लांट थे जिसके अंदर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी जीन मौजूद था, और 50% आपको ऐसे प्लांट मिलते हैं जिसमें दोनों स्मॉल टी मौजूद थे। तो इसका फिनोटाइप 1:1 आता है, 50% एंड जीनोटाइप भी 50% यानी कि 1:1 आता है। हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये थे आपके बैक क्रॉस के दो टाइप थे, एक था आउट क्रॉस, दूसरा था टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट और टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया गया। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को लेकर आपस में क्रॉस किया गया था। जैसे कि सीड का
कलर था येलो एंड ग्रीन, ये फर्स्ट कैरेक्टर था, और सीड का जो शेप था राउंड एंड रिंकल, ये दूसरा कैरेक्टर था। दो कैरेक्टर्स या टू कैरेक्टर्स को लेके जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया गया था उसको हम थोड़ा एनिमेशन तौर पे देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड का शेप और कलर लिया गया था। पहला था उसका राउंड एंड येलो, सेकंड था रिंकल एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो के जीन को शो करने के लिए कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई रखा गया, जबकि रिंकल एंड ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई कैरेक्टर को लिया गया। हमको पता है कि जीन्स हमेशा ग्रुप में, पेयर में, जोड़ों में होते हैं, और कैपिटल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं जो डोमिनेंट हो, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उनके लिए स्मॉल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था, कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, लंबेपन के लिए था, और स्मॉल टी जो था ड्रॉफनेस, बौनेपन के लिए था। यहाँ पे भी राउंड शेप एंड येलो कलर डोमिनेंट है। ये पेरेंट जनरेशन थी, और इनके जब गैमेट बनाए जाए तो गैमेट बनते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट्स बन गए। और गैमेट्स के बाद इनकी जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी होगी? F1 जनरेशन में हम जब क्रॉस कराते हैं तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक तरफ हम रख देते हैं। और जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कंडीशन आपको सभी प्लांट में दिखेगी। इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिलेंगे वो सारे प्लांट ऐसे सीड वाले होंगे जो राउंड शेप के हैं और येलो कलर के हैं, क्योंकि राउंड जहाँ पे कैपिटल आर आएगा वो राउंड शेप को बताएगा, और जहाँ पे कैपिटल वाई आएगा वो येलो कलर को बताएगा। तो F1 जनरेशन में उसको सारे प्लांट कैसे मिलते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें राउंड शेप के सीड थे और येलो कलर के सीड थे, राउंड एंड येलो। फिनोटाइप था इसका राउंड एंड येलो। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया था, उस तरीके से इसमें भी हम सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका जब आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो गैमेट्स कैसे बनते हैं? इनके गैमेट्स कुछ इस तरीके से बनते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से 4 गैमेट इसके बनते हैं। वापस देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 गैमेट इसके बने। और इसी तरीके से 4 गैमेट इनके बनते हैं। तो हमारे सामने 4 and 4 8 गैमेट्स कम्प्लीटली F2 जनरेशन के लिए मिल जाते हैं। मैंने बनाया कैसे, 1 मिनट ध्यान से देखना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से आपको ये 4 गैमेट बने, 4 गैमेट आपको ये मिले। F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद हमको ये कंडीशन मिलती है। और जब हम इसको ये टेबल के अंदर रखते हैं तो टेबल के अंदर रखने के बाद आपको ये टेबल कम्प्लीटली फिल करनी होती है। और फिल करोगे आप तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो दोनों आर कैपिटल होंगे, कैपिटल वाई तो दोनों वाई भी कैपिटल होंगे। इस तरीके में यहाँ पे देखिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये टेबल कम्प्लीटली फिल होती है, फिल होने के बाद कैसे होती है देखते हैं। देखिए, बस इनका आपस में क्रॉस करना पड़ता है आपको। और फिल करने के बाद आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर कैपिटल वर्ड आता है
कैपिटल आर आता है, उसका मतलब वो सारे सीड कैसे होंगे, राउंड शेप के, और कैपिटल वाई आ जाता है तो येलो कलर के। लेकिन जहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई एब्सेंट होते हैं, कैपिटल आर एब्सेंट होने पर आप देखना इसमें कैपिटल आर एब्सेंट कहाँ है, यहाँ पे देखो कैपिटल आर एब्सेंट है तो उसका शेप राउंड की जगह रिंकल हो गया। और कैपिटल वाई जहाँ पे एब्सेंट होगा वहाँ पे देखना ये जो कलर था येलो की जगह ग्रीन हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कैपिटल आर राउंड शेप डोमिनेंट है और कैपिटल वाई येलो कलर डोमिनेंट है। इसको जब हम ध्यान से देखते हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बनाया गया है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये बनाया गया तो हमारे सामने कंडीशन कैसी आई कि फर्स्ट कंडीशन है राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 7 8 9। राउंड एंड येलो आपके इसमें 9 प्लांट है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देख पाते हैं इसमें कि राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 एंड 3। राउंड एंड ग्रीन 3 प्लांट है। इसी तरीके से रिंकल्ड एंड येलो प्लांट को देखें, रिंकल्ड एंड येलो प्लांट भी आपको 3 मिलते हैं और रिंकल्ड एंड ग्रीन आपको 1 मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपने F2 जनरेशन के बाद जो चीज़ देखी वो इस तरीके से थी, 9 3 3 1। ये रेशियो जो बनता है ये आता है फिनोटाइप किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या था, 9 3 3 1, जिसमें हम जो हमको देखने में दिखाई दी। लेकिन इसका अगर जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप बहुत लंबा होता है। जीनोटाइप में होता है 1:2:2:4 1:1 2:1, 1:2:2:4 1:2:1 जो बनता है वो उसका जीनोटाइप बनता है। और फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 और फिर जीनोटाइप वापस 1:2:2:4 1:1:1 जो उसका है जीनोटाइप है किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्रॉस किया गया था। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करने के बाद अपना थर्ड लॉ भी दिया था। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया गया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया गया था। उन्होंने इसमें ये चीज़ बताई कि जब पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ था इनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और जब इनके गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन होने के दौरान इनके जीन्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इनका सेकंड लॉ लागू हो जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पे क्या होता है कि ये सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब इनके गैमेट्स अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग होने के बाद वो अपनी मन मर्जी के साथ आपस में जुड़कर F2 जनरेशन में जीन सेट को बनाते हैं। जब ये आपस में अपनी मन मर्जी के साथ जुड़ते हैं तो इसी को इनका थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब वो अपने मन चाहे के साथ जीन के साथ जुड़ के अपना नया जीन सेट बनाएंगे और जीन सेट बना के अपने खुद के कैरेक्टर को शो करेंगे। ये था थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द allele of two or different genes get sorted into gametes independently of one another. It another word, the alleles that gamete receive from one gene does not influence the allele received for another gene. मतलब वो कभी भी एक दूसरे जीन के साथ
चिपक के नहीं रहते, उसको अफेक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ चिपकने के कारण और नए जीन सेट को बनाते हैं। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया। और ये कब दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ख़त्म होने के बाद उन्होंने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना 3rd लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। के मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉज थे उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली इम्पोर्टेंस तो ये चीज़ बताते हैं कि सभी एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो उनके हार्मफुल और लिथल जीन्स को छिपा देते हैं, जो उनमें एक्सप्रेस नहीं हो पाते और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकंड जो है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से जीन कंसेप्ट शो होता है और जीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं। दे कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका कि मेंडल के लॉज से हम ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होती है उसके अंदर न्यू कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, बता सकते हैं। यूज़फुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट इनटू सेम स्पीसीज। किसी प्लांट की यूज़फुल कैरेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हार्मफुल कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। आजकल आपने देखा होगा कई प्लांट के अंदर हार्मफुल डिजीज़ हो जाती है जिसके कारण वो फसलें या प्लांट क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। तो मेंडल्स के लॉ के कारण हम कई ऐसी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंस और हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्लांट कैन बी डेवलप्ड बाय मेंडल्स लॉ। और एक अपने साइंस की ब्रांच है यूजेनेसिस। इस यूजेनेसिस ब्रांच में ह्यूमन के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है मेंडल के लॉ के ज़रिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।